नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, बड़ी कृपा की आपने संवाद का अवसर दिया। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। सर, दिल्ली दंगों का आरोपी जेल में बंद है। पिछले 5 साल से उस पर संगीन आरोप है। यूएपीए के तहत वो जेल में बंद है, उमर खालिद। और अमेरिका में न्यूयॉर्क का जो मेयर है ममदानी, वो उसको इतनी ज्यादा हमदर्दी है कि चिट्ठी लिखता है कि मुझे तुम्हारी चिंता है। वहां के 8 सांसद चिट्ठी लिखते हैं भारत सरकार को कि उसको तुरंत रिहा कर दिया जाए, अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत कार्रवाई हो। सर, ये टुकड़े टुकड़े गैंग कर क्या रहा है? बिल्कुल सही। अब किसी चीज से देखिए हमको शौक नहीं लगना चाहिए। दो तीन कहावतें मैं आपसे के सामने पेश कर रहा हूं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, सूप बोले तो बोले, छलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद हों। लेट हिम कास्ट द फर्स्ट स्टोन हु हैज नॉट सिन्ड बिफोर। पहला पत्थर वो मारे जिसने पहले जीवन में कोई पाप न किया हो। इट इज लाइक द पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक। अब ये एक दूसरे के देख लीजिए। पहले अमेरिका अपने गिरेबान में झांक के देखे, उसके हाथ बेगुनाहों के खून से सने हुए हैं। आप लोगों को याद नहीं होगा कि 16 मार्च 1968 में साउथ वियतनाम में एक मैसेकर किया था, नरसंहार। माई लाइफ मैसेकर के नाम से है। तब लाइफ मैगजीन बड़ी प्रतिष्ठित एक पत्रिका थी, उसका पूरा एक अंक इस पर डिवोटेड था। इंटरनेट का जमाना नहीं था, लेकिन हम लोग 10+2 में पढ़ते थे। देख करके मतलब रूह कांप जाती थी। आज भी कुछ फोटोएं उसकी आपको नेट पे शायद मिल जाएं। हुआ क्या था कि वहां पर एक उनकी एक फौज की टुकड़ी थी, सी कंपनी 1st बटालियन 20th इन्फेंट्री रेजिमेंट टास्क फोर्स बारकर। इन्होंने गांव को घेर करके 500 के करीब लोगों को निहत्ते उनका नरसंहार किया, स्वचालित हथियार से। मुझे आज भी याद है वो फोटो कि एक छोटा बच्चा मासूम 6 साल का होगा, दांत भींच के आंख बंद करके मुट्ठी बंधी हुई और उसके कनपटी पे मशीन गन लगी हुई है। और एक बच्ची जिसके कपड़े में आग लगा दी, वो दौड़ती हुई जा रही। पता नहीं वो आग किसी बम से लगी थी या इन्होंने लगा के फौजियों ने लगाया था। और इन्होंने महिलाओं का गैंगरेप किया, गैंगरेप करके उनके शरीर को नष्ट भ्रष्ट, जिसको कहते हैं म्यूटिलेट किया। और उसके बाद ये कहते हैं कि साहब आप जो है यहां पर उमर खालिद के साथ संवैधानिक तरीके से वार्ता कीजिए। अभी तो मैंने शुरुआत की है, अभी आगे आगे देखिए इन्होंने और क्या क्या किया था। इन्होंने 12 साल की बच्चियों के साथ गैंगरेप किया। और इसको ये कहते हैं, फिर इनके मुंह है कि उपदेश की भाषा बोलने का। ये तो माई लाइफ मैसेकर हो गया। तो जो आपके दर्शक देखना चाहें वो जाकर के विकीपीडिया में देख सकते हैं, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में देख सकते हैं। लेकिन ये जरूर है कि उसके बाद उनकी नींद हवा हो जाएगी और भूख प्यास खत्म हो जाएगी 12-14 घंटे के लिए। विभत्स चित्रण। अब उसके बाद आप आ जाइए, आपका 2001 पर अमेरिका में हमला होता है। अमेरिका पे जब हमला होता है तो उसके बाद प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश बड़े वाले, इन्होंने नए लॉज ले आए और अल कायदा को मटियामेट करने के लिए इन्होंने कुछ व्यवस्थाएं की। और उन व्यवस्थाओं में एक ये था कि इन्होंने क्यूबा के पास GIMT ग्वाटेमाला बेस बनाया। और उस बेस में अगर हम देखें कि ये इसके 2-3 नाम हैं, ग्वाटेनामो बे डिटेंशन कैंप, गिटमो, या GTMO, जिसको हम लोग GTMO ही कहते हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश चले गए, उसके बाद कितने प्रेसिडेंट्स आए। बराक ओबामा आए, बराक ओबामा ने कहा हम खत्म कर देंगे, नहीं कर पाए, पूरे 2 टर्म किए इन्होंने। जो बाइडन आए, नहीं कर पाए। ट्रंप आए, उन्होंने भी नहीं, तो उन्होंने कहते बढ़ा ही दिया, और भला किया बढ़ाया उन्होंने। जो बाइडन शायद उसके बाद आए और उसके बाद ट्रंप फिर आए। वहां की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और 750 ज्यादा लोग वहां पर बिना ट्रायल के डिटेन किए गए हैं। अमानवीय कृत्य वहां किए गए और वहां पर इलीगल एनिमी कम्बैटेंट्स, कस्टडी में 9 लोगों की कस्टोडियल डेथ हो गई। यहां एक हो जाए तो लोग जो है लाल पीले झंडे मोमबत्ती मार्च निकलने लगेंगे। और इसको उन्होंने जो टर्म दिया था, एक टॉर्चर, पुलिस टॉर्चर को इन्होंने कहा था इनडेफिनेट डिटेंशन विदाउट ट्रायल। एक तो ये कहा था कैंप एक्सरे, वहां कोई जेनीवा कन्वेंशन नहीं है, किसी ह्यूमन राइट्स की कोई कंडीशन नहीं वहां पे। और एनहांस्ड इंटरोगेशन टेक्निक्स, एनहांस्ड इंटरोगेशन टेक्निक्स, ये एक शब्द का उन्होंने इजाद किया जिसका मतलब यह है कि टॉर्चर और पुलिस ब्रूटैलिटी और मारकूट जो होती है जो टॉर्चर के दौरान, उसका इन्होंने कहा किया। और आज हमें कह रहे हैं कि इनका ट्रायल नहीं हो रहा है।
आपने तो अपने देश के आगे उन्होंने कहा जहां अमेरिकन लॉ लागू नहीं होता है, क्योंकि ये जहां पर बेस है GTMO, वो अमेरिका का पार्ट नहीं है। क्योंकि अमेरिका का पार्ट नहीं है, अमेरिका का लॉ लागू नहीं होता है। क्योंकि अमेरिका का लॉ लागू नहीं होता है, इसलिए हेबियस कॉर्पस, इलीगल डिटेंशन, इस तरीके के प्रश्नों की बात ही नहीं। तो अपने पर जब बात आती है तो सारे नियम कानून बलाए ताक, कोई नियम कानून हमारे ऊपर तो लागू नहीं होता। तो समरथ को नहीं दोष गोसाई, एक नया एक पैदा हो गया है मेयर ममदानी, वो भी एक खास वर्ग का एक अलंबरदार और उनका स्पोक्समैन हो गया है। हाथ से लिखी हुई चिट्ठी उसने उनके माँ बाप को दी है। तो वैसे तो ये बड़े गरीबों के हमदर्द है, लेकिन खानदान भर अमेरिका घूम रहा है, पैसे कहां से आ रहे हैं? सर वही तो, दिसंबर महीने में उमर खालिद के माता पिता ने जाकर ममदानी से मुलाकात की सर। आप सोचिए, मेयर से मिलने के लिए वो यहां से वहां गए और वो सिफारिशें कर रहा है, वो चिंता जता रहा है। तो इनको नहीं भारत के हाथ से, कानून पर भरोसा नहीं है तो फिर वहीं से फैसला करवा ले, वहीं रह जाए। नहीं 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 नहीं, हम तो एक बात कर रहे हैं भाई अंजू जी, आप बहुत नादान है। हम चाहते हैं, अमेरिका को इतनी हमदर्दी है तो एक जगह अपनी कर दे। बहुत बड़ा देश है, बहुत आबादी भी नहीं है, जगह काफी खाली है। तो हम चाहेंगे यहां से करीब 25-30 हजार लोग ऐसे, जो आपके उमर खालिद, उनके मौसेरे भाई और इस तरह के तमाम लोग हैं, उनको अमेरिकी कानून इजाजत देता है कि अगर आप समझते हैं कि आपके साथ न्याय नहीं हो रहा है तो आप हमारे यहाँ की नागरिकता ले लीजिए। तो ममदानी को चाहिए ऐसे उमर खालिद को और तमाम लोगों को वहां की नागरिकता दे दे, वहां लाके बसा दे, और फिर देखे कि उसने क्या चीज की दावत दे दी है। डायनामाइट को दिया है, अजगर को दिया है, या कोबरा को दिया है, या करेट को दिया है। ये कह देना तो बड़ा आसान है। हम तो चाहेंगे, आप इतने ही भी बात क्यों करते हैं कि सिफारिशी चिट्ठियां लिख रहे हैं, आप दरअसल उनको एक जगह मुकर्रर कर लीजिए। और हम तो चाहेंगे कि उमर खालिद, शर्जिल इमाम और ये तमाम जो लोग हैं, उनको सबको वहां ले जाके बसा लीजिए आप। और हमारे जो हाई सिक्योरिटी प्रिजन है उनको भी ले जाइए, क्योंकि उनके ऊपर भी UAPA के केस चल रहे हैं और उनके ऊपर भी हम हिंदुस्तान उनको छोड़ने वाला नहीं है। न ये छूटेंगे, ये छूटेंगे भी नहीं। ये बता दूं मैं आपको अंजू जी, आपके कहने से नहीं होगा। ममदानी क्या कर रहा है ये तो अमेरिका जानेगा अभी 24 महीने बाद। ममदानी क्या है, डीप स्टेट, और किस चीज की इनकी थिंकिंग है, ये अभी आपके सामने आएगा। और कल ही तो इसने खोल दी। आप लोग ये भूल गए कि उमर खालिद जो था, CAA आंदोलन का सर्वे सर्वा था, भीड़ इकट्ठा करने में सर्वे सर्वा था, चंदा उगाही करने में इसका बहुत बड़ा योगदान था, हवाला से पैसे का लेन देन। मैं आपको ले जाना चाहूंगा दिल्ली के दंगों में, जब दिल्ली पुलिस की महिला कर्मियों और पुलिस कर्मियों के ऊपर कातिलाना हमला किया गया, तेजाब से हमला किया गया छतों के ऊपर, और इन्हीं लोगों की शह के ऊपर उसने पेट्रोल बम, गुलेल और उस तरीके के हथियार रखे कि जिससे कि पुलिस कर्मियों के ऊपर या दूसरे वर्ग के ऊपर उसकी बरसात कर दे। और किया उन्होंने। मैं चाहूंगा कि आप जाकर के देखें कि जो दिल्ली पुलिस के ऊपर इन्होंने आक्रमण किया और घेर घेर करके उनको मारा, मैं तो तत्कालीन पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव और उनकी फोर्स को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत जब्त से काम लिया और कोई ऐसा डिस्प्रपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स नहीं किया। वरना आज तो देखिए, जब कुछ नहीं किया तब तो हालत यह है कि उनके ऊपर आरोप लग रहा है। सर ताहिर हुसैन ने तो अपने घर की छत पर ही इतना सामान इकट्ठा कर रखा था दिल्ली दंगों के दौरान। वो पेट्रोल बम, पत्थर, गुलेल एक बड़ी सी बनाकर रखी थी जो सीधे हिंदुओं के घरों को टारगेट कर रही थी। और भड़काऊ भाषण तो शर्जिल इमाम और इसी ने दी थे, उमर खालिद ने। और अब ये जी, शर्जिल इमाम, उमर खालिद, ये तो मेन किंगपिन है। इन्होंने बात इनकी यही खत्म नहीं हो जाती है। इन लोगों के ने हिंदुस्तान में अराजकता का एंटी CAA एजिटेशन इन्होंने किया। इसके अलावा इन्होंने शाहीन बाग का पूरा एजिटेशन की कमान अपने हाथ में समझिए। आपने दो नाम लिए, ये दोनों वो सूरमा हैं कि जिन्होंने कहा था कि चिकन्स नेक हिंदुस्तान की एक लाइफ लाइन है, इसको अगर हम काट दें तो नॉर्थ ईस्ट भारत से कट जाएगा। तो आप चाहिए कि पूरा यहां पर आकर के ऐसा आंदोलन कीजिए, यहां पर आकर के स्क्वाटिंग कीजिए, स्क्वाटिंग करके इतना मवाद फैला दीजिए कि 5-7 दिन तक उसको कोई साफ न कर सके, इतना मैला और गर्द फैला दीजिए। आप समझ सकती हैं कितनी गंदी सोच इनकी है, और उसके बारे में आप पैरवी कर रहे हैं। तो पैरवी न करें। हम सब चाहते हैं कि इनके ऊपर आप अपने यहां इनको इजाजत दीजिए, इनको नागरिकता दीजिए, अपने यहां रखें। और ये जो डीप स्टेट है यही काम ही कर रहा है। इस वक्त अमेरिका में भी चरमपंथियों का कुछ बोलबाला सा बढ़ने लगा है। ममदानी के मेयर होने के बाद सुना बृहस्पतिवार की आधी रात को उसने शपथ ली, और बृहस्पतिवार की आधी रात को शपथ लेने के बाद से ही अंजू जी हालात
न्यूयॉर्क के बदलते चले जा रहे हैं। कुछ चरमपंथियों के व्याख्यान और तकरीरें नेट के ऊपर छोटी छोटी क्लिप्स में आ रही। अगर आप देखें तो वो हमारे यहाँ भी जो फुटपाथिया गटर छाप मौलाना की जो बातें करते हैं, लगभग उसी टाइप की बातें वो भी कर रहे हैं। तो अंजू जी, बातें इनकी सुनती रहिए, लेकिन अमेरिका के दोहरे मापदंड, मैंने आपको सिर्फ अभी 2 मिसाल बताई हैं, माई लाइव मैसेकर और उसके अलावा GTMO जो डिटेंशन सेंटर है, वहां पे 750 डिटेक्ट किए, 9 तो कस्टोडियल डेथ की मौत हो चुकी है वहीं कस्टडी में। और जो इनकी इंटरोगेशन की जो टेक्निक्स थी, जिसमें कि टॉर्चर का एक उन्होंने टर्म दिया था, वो स्पष्ट है उससे कि वहां पर अमानवीय कृत्य से पूछताछ की जाती थी। इसके अलावा अमेरिका का रिकॉर्ड अगर आप देखें, इराक में, अफगानिस्तान में जहां मौका मिलता था तो बलात्कार से लेकर के वो पूरी 3rd डिग्री टॉर्चर का इस्तेमाल करते थे। नशा करना और करवाना ये इनके मिजाज में था, नशा करवा करके चीजें उगलवाना ये इनके मिजाज में था। आज ये हमें उपदेश दे रहे हैं। इन्होंने न एमनिस्टी इंटरनेशनल की सुनी, न ह्यूमन राइट्स वॉच की सुनी, और न सुनने की इनको जरूरत है, क्योंकि ये समझते हैं कि समरथ को नहीं दोष गोसाई। तो अमेरिका को किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। सर, उमर खालिद का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है। आपको याद होगा शर्जील इमाम और इसका मिलता जुलता मामला है। दोनों के ऑडियो टेप्स, वीडियो टेप्स दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाए थे कि किस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे थे ये। वो हमारे देश की अदालत में इनके खिलाफ केस चल रहा है, सुनवाई हो रही है, और वो जो 8 सांसद है अमेरिका के, वो कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत सुनवाई हो। सर, हमारे देश पर अंतरराष्ट्रीय कानून चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। ये इनकी कल्पना शक्ति उड़ान है। और ये जो 8 सीनेटर्स हैं, मैं आपको अमेरिका, आपके भी रिश्तेदार अमेरिकन होंगे, मेरे भी तमाम हैं, अमेरिकियों से बातचीत होती है तो अक्सर मैं पूछता हूं कि जरा वो हिंदुस्तान के बारे में जब बात करते हैं कि अब ये बता दीजिए कि हिंदुस्तान के नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में कंट्रीज कौन सी हैं। ये हमारे यहाँ जो दिल्ली है उसकी मद्रास से दूरी कितनी है, या दिल्ली की दूरी तो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स के साथ हमें मालूम नहीं। ईमानदारी की बात यह है, हम ये भी नहीं जानते कि भारत और चाइना में कौन ज्यादा ईस्ट है, कौन ज्यादा वेस्ट है। ये तो इनकी जानकारी का स्तर है। ये समझते हैं कि भगवान ने केवल अमेरिका को बनाया है, बाकी सब 2nd रेट और 3rd रेट सिटीजन हैं। तो भारत के बारे में ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है। हाँ, जब मौका लगता है तो आपके यहाँ जो एक तरीके से मानवाधिकार का हनन होता है, जो अपराध होते हैं, जो मदारी होते हैं, सपेरे होते हैं, जो हाथी आदि होते हैं, इसकी हम लोग चर्चा ज्यादा करते हैं। और दिखाई ये पड़ता है कि बिल्कुल जैसे 200 साल पहले अमेरिका का जो हाल था वो भारत का आज वही हाल है। जंगल, सांप, मदारी, ब्लैक मैजिक, ये सब होता है। वो विश्वास करने को तैयार नहीं। हमारे कानून और जितना जुल्म आपने किया है, 500 तो आपने माई लाइव मैसेकर में ही खत्म कर दिए थे। और उसके बाद आपके यहाँ जो आंदोलन चला था ब्लैक लाइव्स मैटर, अब भूल गए? ये जो अश्वेतों के ऊपर आपने आक्रमण किया, कई नेशनलिटीज के लोग और एफ्रो अमेरिकन और अफ्रीकन के ऊपर आपने जो जुल्म ज्यादती की है, इराक में जो ज्यादती की है, उसको जरा याद कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने सारे डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद अगर आज तक इन दोनों को राहत नहीं मिली है, न उमर खालिद को न शर्जील इमाम को, तो जाहिर है कि इन्होंने बहुत ज्यादा राष्ट्र विरोधी गतिविधियां की हैं। तो एक इकोसिस्टम हमारे यहां भी है जो इनको बहुत ज्यादा इनकी प्रशंसा करता है, इनके बारे में बढ़ चढ़ करके बोलता है। लेकिन वही इकोसिस्टम अब आपके मेयर ममदानी से मिल गया है। और मेयर ममदानी जो है उसकी बर्थ 1991 की है। तो अभी ये जो है जरा नया जलवा है, लेकिन अमेरिकन मुझे साफ दिख रहा है ये कोशिश करेंगे कि जो हालात हमारे केजरीवाल साहब ने दिल्ली का किया वो ममदानी करेगा न्यूयॉर्क का। लेकिन दिल्ली और भारत अलग चीज थी, न्यूयॉर्क और अमेरिका अलग है। ट्रंप ऑलरेडी कह रहा है कि हम न्यूयॉर्क में सेंट्रल फोर्सेस और मिलिट्री उतार देंगे। तो ये इनकी ममदानी की जो है, अगर बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी, अपना अच्छा बुरे का उनको जरा सा भी ख्याल होगा, तो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि उनकी 10 साल की हो जाए सजा। ये भूल जाएंगे राजनीति क्या होती है। अभी ये गलतफहमी में है कि जब आए थे तब भी इन्होंने जाकर के एक अपने पूजा घर में जाकर के ऐसा एक असंयत व्याख्यान दिया था, वो भी नेट पर मौजूद है, जो देखना चाहे देख सकते हैं, कि ममदानी स्पीच इनसाइड अ प्लेस ऑफ वर्शिप बिफोर द इलेक्शंस। उसने पूरा कम्युनल लाइंस के ऊपर, पूरा सांप्रदायिकता के आधार पर, और इसका पूरा वक्तव्य, व्यवहार, बातचीत, वो पूरी जो है एक तरीके से सनी हुई होती है मजहबी रंग में। और मजहबी रंग में जो उसने कहा भी है कि सब मजहब वालों को, कहा तो है सब मजहब वालों को,
लेकिन कहा एक ही चीज है, जो उसकी पहली स्पीच थी, जो उसने अपने पूजा स्थल में दी थी, उसने साफ अपील की थी कि कुछ ऐसी चीज कर देगा जिससे कि न्यूयॉर्क में और अमेरिका में क्रांति आ जाएगी। आप समझ सकती हैं, मैं ज्यादा कहूंगा नहीं क्योंकि उसका भी नकारात्मक संदेश जाता है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा इस बात से मैं दुखी तो नहीं हूं, मैं आक्रोशित हूं, और प्रत्येक भारतीय जो है आक्रोशित है कि तुमको कोई अधिकार नहीं है कि हमारी चीज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में है उसमें तुम हमें उपदेश दो। तुम अपना घर ठीक कर लो, ब्लैक लाइव्स मैटर उसके बारे में जो पाप किया है उसको धो लो, माई लाइव मैसेकर जो तुमने किया है, 500 लोगों को मारा है, निरीह बच्चियों के साथ बलात्कार किया है, उनके शव को क्षत विक्षित किया है, उसके प्रायश्चित करो। तुम करोगे नहीं क्योंकि तुम हो बेशर्म। सर ये जो उमर खालिद है, इसके पिता सिमी से ताल्लुक रखते हैं, सिमी से उनका नाता रहा है। तो आप सोचिए कि टुकड़े टुकड़े गैंग के तो चहेते होंगे और उन्हीं की बदौलत ये वहां पर पहुंचे होंगे अमेरिका तक बात करने के लिए, ममदानी से मिलने के लिए, क्योंकि एक शेरवानी है जो इसी गैंग से आती हैं। वो तो कह रही थी सोशल मीडिया पर कि मैंने भी न्यूयॉर्क में रहकर ममदानी से मिलने का वक्त मांगा था, मुझे तो नहीं मिला। लेकिन देखिए उमर खालिद के माता पिता के साथ तो बहुत लंबे समय तक बैठे रहे ममदानी, पता नहीं और क्या खिचड़ी पकाते रहे। खिचड़ी तो छोड़ दीजिए, आपने जो लिंक पकड़ी थी, मैं उसको आगे कहने वाला था कि जिसके बाप जो हैं सिमी के एक एस्टेब्लिश्ड कार्यकर्ता और अंसार रहे हो। अंसार वो होता है जो खलीफा होता है, जिसने पूरा टेन्योर बिता दिया हो और 30 के बाद जो है वो अंसार हो जाता है। इनके पिता सिमी के एक्टिव कार्यकर्ता ही नहीं थे बल्कि अंसार भी थे। और सिमी का आप समझ सकती हैं कि इनके डीएनए की क्या खासियत है, हिंदुस्तान को तोड़ना, गजवाए हिंद चलाना और 2047 तक भारत को एक मुस्लिम राष्ट्र बना देना। तो ऐसे लोगों की सिंपैथी अगर तथाकथित ये मेयर ममदानी दे रहा है, मैं तथाकथित इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे इसका भविष्य कोई बहुत उज्जवल नहीं दिखाई पड़ रहा है। और ये ऐसे लोगों को जो हवा दे रहा है जो कि सिमी के एक्टिविस्ट रहे हों, जिनके डीएनए में ही डिसरप्शन हो, जिनके बारे में ये जो सोची है वो बिल्कुल कट्टरवाद और जिहादी है। ये सब अंजूजी जिहादी सोच वाले लोग हैं और इनसे आप नॉन जिहाद की बात करना या इनकी जो बिरादरी करना हो उसके प्रति उदार भाव रखना, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी कर रही हैं और रॉन्ग नंबर डायल कर रही हैं। बेहतर ये होगा कि अमेरिका का ये झूठ एक्सपोज हो जो 8 सेनेटर्स ने लिख के दिया है, ममदानी लिख के दिया है। ये उस कागज की भी मूल्य का नहीं जिस कागज पे इन्होंने चिट्ठी लिखी अपने हाथ से। आप प्रेम तो देखें, अपने हाथ से चिट्ठी लिखी। इनकी माली हालात तो देखें। हमें आपको अमेरिका जाना होगा 2 बार सोचेंगे कि भाई अमेरिका जाना तो लाखों रुपए का खर्चा है, 2 बार। ये पूरा खानदान भर अमेरिका की भ्रमण कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो जैसे जो सीए करा सकता है, जो दादियों को लाके बैठा सकता है, जो करोड़ों रुपए उगा करके एंटी सीए एजुकेशन कर सकता है, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर मलबे के ऊपर तकरीरें दे सकता है, तो पैसे की तो कमी नहीं है अंजू जी। लेकिन भारत सरकार को चाहिए कि इनका हवाला नेटवर्क तोड़ दे, क्योंकि तब हवाला से जो 120 करोड़ पीएफआई के जरिए आए थे ये सीए एंटी सीए एजुकेशन को, उसको भी हमको तोड़ करके उसकी न सिर्फ तब तो रिकवर कर लिया था आपने, लेकिन उसके बारे में लाइट पे ला करके मेरी भारत सरकार से और एनआईए से यह सिफारिश होगी कि इन लोगों के ऊपर पुख्ता चार्जशीट लगाए जिससे कि बाकी जिंदगी जेल की सलाह के पीछे हो। हाँ, ममदानी और अमेरिका अगर इनको अमेरिकी नागरिकता दे देते हैं तो इनको जरूर अमेरिका भेज दें। और फिर ऐसे ही नहीं, ऐसे जो 10-15 हजार लोग और हैं जो कि 0.5% के हिंदुस्तान में पल रहे हैं, इनको भी वहां भेजने की व्यवस्था की जाए। सर ताज्जुब की बात यह है कि जो ये 8 सेनेटर्स ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि 5 साल से ज्यादा वक्त से उमर खालिद तिहाड़ जेल में बंद है, बिल्कुल यही डायलॉग जाने माने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में बोला था जब वो उमर खालिद के लिए जमानत की मांग कर रहे थे। बिल्कुल यही डायलॉग। और अब आप सोचिए कि हमारे देश में एक पूर्व सीएम थे दिल्ली के केजरीवाल, उनके लिए भी यूएन, जर्मनी और अमेरिका में बड़े हमदर्द बैठे हुए थे जब उनको शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में डाला गया था, तो उनके भी फेयर ट्रायल की बातें हो रही थी। सर ये देश में जो बैठा हुआ हाफ फ्रंट है जिसका जिक्र आपने किया, इनका सीधे सीधे जो इकोसिस्टम है वो जहां जहां फैला हुआ है वहां वहां ये भारत के आतंकवादियों को बचाने की पैरवी करते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि इनकी लाइन लिखी जाती है एक जगह, और वो आप चाहे डीप स्टेट कह लीजिए, ये चाहे सोरस के पालतू कुत्ते समझ लीजिए, लेकिन लाइनें एक ही हैं। सोरस की फंडिंग और ये जो रंगा सियार वहां बैठा है जो हमारे एक युवा युवराज को भी ट्यूटरिंग करता है राजनीति में, लाइनें सबकी एक है। लाइनें सबकी एक है। और वो लाइन चाहे हमारे यहां सुप्रीम कोर्ट में आदरणीय कपिल सिब्बल साहब कहें या
न्यूयॉर्क में ममदानी का है या हमारे सेनेटर्स का है, लाइन को लिख कोई और रहा है, बुद्धि किसी और की है, और वो डीप स्टेट और वो आपके जो फिफ्थ कॉलमिस्ट हैं हिंदुस्तान के देशद्रोही, लाइन वही लिख रहे हैं। और फेयर ट्रायल की बात थी तो वहां पे जो गिटवों में जो तब से आज तक 2001 से 25-25 साल से जो बंद है उनके बारे में एक लाइन कह दीजिए। जो माई लाइव मैसेकर हुआ 500 की निरत्नों की ऑटोमेटिक वेपन्स के साथ, मैं चाहूंगा कि आप तब की माई लाइव मैसेकर की फोटो देखें। मैं गारंटी कर सकता हूं आज रात की आपकी नींद और खाना दोनों, आपकी भूख प्यास खत्म हो जाएगी। इतना विभत्स और नरसंहार जो हुआ था आप देख नहीं पाइएगा। तो पहले तो आप अपने रिकॉर्ड को सही कीजिए, फिर बाद में उपदेश हमें दीजिएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, लेकिन ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है इनका भी कोई ना कोई परमानेंट इलाज होना चाहिए, क्योंकि ये देश विरोधी ताकतों के साथ हाथ मिलाकर चलते हैं, भारत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। हमारे देश के एक नेता प्रतिपक्ष हैं जो बाहर जाकर बोलते हैं ना, लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, वेस्ट के देश क्यों नहीं भारत में दखल देते हैं, क्यों नहीं लोकतंत्र को ठीक कर रहे हैं। तो ये उन्हीं का ही किया धरा है सर, क्योंकि वही न्यायपालिका पर भी सवाल उठाते हैं, चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाते हैं। लोकतंत्र खतरे में नहीं है, उनका भविष्य और उनकी राजनीति खतरे में है। और चूंकि वो दोनों खतरे में है इसीलिए असंयत बयान कर रहे हैं। जब मानसिक संतुलन बिगड़ता है तो आदमी ऐसी ही उल जलूल बातें करता है, जिसको दुस्वप्न कहते हैं, हेल्यूसिनेशन कहते हैं, सन्निपात कहते हैं। तो उनके ठीक है, जो रंगा सियार अमेरिका से जो लाइन भेजता है, वही मैंने कहा, रंगा सियार वहां से लाइन भेजेगा तो उसका जो है प्रतिध्वनि यहां सुनाई पड़ेगी, यहां सुनाई पड़ेगी तो फिर बड़े बड़े वकील वही बोलेंगे, आर्ट सीनेटर भी वही बोलेंगे। लाइन लिखने का बुद्धि और एप्लीकेशन ऑफ माइंड बिल्कुल वही है, एक ही। सर ये ममदानी टुकड़े टुकड़े गैंग इस मुद्दे पर जितना अपना मुंह खोलेगा उतना ही ज्यादा इस देश के अंदर बैठे हुए हाफ फ्रंट के लोग बेनकाब होंगे, उन्हीं की पोल पट्टी खुल रही है और देश की जनता सब देख रही है सर, सबके सामने है अब सारी बातें। सरकार को तो इस पर जो कहना होगा वो रिएक्शन आ ही जाएगा, लेकिन देश की जनता इनके मंसूबों को भी समझ रही है, इस तरह के दोगलेपन को भी समझ रही है। आपने सर समय निकालकर इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। धन्यवाद अंजू जी, जय हिंद, वंदे मातरम, बड़ी कृपा।